नमस्कार दोस्तों, मैं कर्मवीर धुरंधर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से हम यूपीएससी के लिए करंट अफेयर की क्लासेस आरंभ करने जा रहे हैं। यह हिंदी मीडियम का सबसे बड़ा करंट अफेयर के लिए एक कोर्स है जिसमें हम लोग पूरे हिंदी मीडियम के करंट अफेयर को, यूपीएससी के करंट अफेयर को पूर्ण रूप से करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग इन्वायरमेंट के करंट अफेयर से कक्षा आरंभ करेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले मई मंथ के करंट अफेयर को देख रहे हैं। आज हम सबसे पहले मई मंथ के करंट अफेयर से कक्षा आरंभ करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग थोड़ा यूएनसीसीडी यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन वाले टॉपिक से आरंभ करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले मैं थोड़ा इसका बेसिक बता देता हूं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को ये पता होगा कि 1972 में 1972 में कौन सा कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था। कहां हुआ था? स्टॉकहोम में। ठीक है, ये कौन सा कॉन्फ्रेंस है? ये है संयुक्त राष्ट्र का मानव और पर्यावरण का कॉन्फ्रेंस। यूनाइटेड नेशन का क्या कॉन्फ्रेंस था? मानव एवं पर्यावरण का कॉन्फ्रेंस। कब बुलाया गया था? 1972 में। ठीक है, और इसी से 20 साल बाद यानी कि 1972 के 20 साल बाद 1992 में रियो कॉन्फ्रेंस, रियो कहाँ है? ब्राजील में कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था संयुक्त राष्ट्र का। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? अर्थ समिट भी कहते हैं। पृथ्वी सम्मेलन या अर्थ समिट भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी सम्मेलन में इससे रिलेटेड हम लोग चीजों को डिस्कस करेंगे। रियो सम्मेलन 1992 में रियो सम्मेलन में तीन चीजें हुई थी। तीन चीजों पे डिस्कशन हुआ था या तीन महत्वपूर्ण जो है कन्वेंशन को अपनाया गया था। ठीक है दोस्तों, इसमें सबसे पहला है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर अभिसमय। ठीक है, क्लाइमेट चेंज, इसमें तीन चीजें हुई थी। इसमें से एक क्या है? क्लाइमेट चेंज पर समझौता। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्या हुआ था? जैव विविधता। ठीक है, जैव विविधता में क्या है? सीबीडी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं इसको, सीबीडी। और थर्ड हुआ था सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर, सतत विकास कहते हैं। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर समझौता। ठीक है, इसी में हम लोग देखते हैं क्लाइमेट चेंज में क्या हुआ था। क्लाइमेट चेंज के समझौते में यूएनसीसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये एक समझौता हुआ था। इसी में आगे हम लोग क्या देखते हैं? इसी समझौते में आगे चल के क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल। और आगे चल के 2015 में कौन सा समझौता आता है? 2015 में पेरिस। ठीक है दोस्तों, 2015 में पेरिस समझौता होता है। और सीबीडी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में हम लोग दो अन्य समझौते देखते हैं, नागोया प्रोटोकॉल और कार्टाजेना प्रोटोकॉल। आप लोगों को इन सब के बारे में बेसिक पता होगा, सारे चीजों के बारे में आपको बेसिक इन्वायरमेंट में आप लोगों ने इन सब चीजों के बारे में पढ़ा होगा। इसी प्रकार सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम लोग देखते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आगे रियो 2012 और रियो 2012 और उसके आगे हम लोग क्या देखते हैं? पेरिस समझौता, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अपनाया गया है। ठीक है, पेरिस समझौते में। तो ये सारी चीजें हुई थी। इसी में एक चीज और हुआ था 1992 के समझौते में या 1992 के कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था? यूएन का सीसीडी। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यानी कि मरुस्थलीकरण या भूमि के निम्नीकरण से लड़ने के लिए एक समझौता। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा यूएनसीसीडी के बारे में बेसिक
हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग इसका वर्तमान में या लेटेस्ट में जो अपडेट हुआ है उसको देख लेते हैं, जो भी हुआ है उसको। ठीक है दोस्तों, तो जो यूएनसीसीडी का प्रोग्राम है, यूएनसीसीडी ये 1992 के रियो सम्मेलन में इसको हम लोगों ने अपनाया। ठीक है, और 1994 यानी 1994 में ये पूर्ण रूप से जब रेटिफाई कर दिया गया सभी देशों द्वारा, तो इसे जो लागू किया गया। ठीक है, इसमें ये यूनाइटेड नेशन का एक ऐसा प्रोग्राम है जो लीगली बाइंडिंग है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, एकमात्र ऐसा समझौता है जो बाध्यकारी है, लीगली बाइंडिंग है। ठीक है, और इसमें भारत भी इसका क्या है, हस्ताक्षर करता है, इसमें इस समझौते में शामिल है। ठीक है, तो यूएनसीसीडी का जो प्रोग्राम है उसके होते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, उसका अब यूएनसीसीडी का जैसे यूनाइटेड नेशन जैसे क्लाइमेट चेंज वाले कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी से आप सभी अवगत होंगे। ठीक है, उसका अभी 26वां 27वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ है। ऐसे ही कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कि सभी देशों का सम्मेलन, सभी जो भी इस समझौते में शामिल हैं उन सभी देशों के सदस्यों का या उन देशों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ है 15th। ठीक है, यानी कि 15वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ है। इसमें लैंड लाइफ लिगेसी फ्रॉम स्कैरसिटी टू प्रॉस्पेरिटी, ये इसका क्या था, ध्येय वाक्य था, है ना। और ये कहां आयोजित किया गया है, आबिदजान। ठीक है, कोटे डी आइवर के आबिदजान में। कोटे डी आइवर कहां है, ये है अफ्रीका का एक देश है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके अन्य चीजों को देख लेते हैं। ठीक है, जो COP15 हुआ है उसमें उसके प्रमुख जो निष्कर्ष क्या है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारे यूनाइटेड नेशन या रियो सम्मेलन में जो 3 हम लोगों ने अभी बताया, मैंने जो बताया 3 चीजें, है ना, एक है जलवायु परिवर्तन पर, दूसरा है जैव विविधता संरक्षण पर, और तीसरा है सतत विकास पर। इन तीनों चीजों में समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए इसमें बोला गया है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, और क्या कहा गया है कि जो भूमि डिग्रेडेट हुई है, यानी कि भूमि का निम्नीकरण हुआ है, लैंड का निम्नीकरण हुआ है, उसको रिवाइव करना, ठीक है, उसको पुनर्स्थापित करने के लिए इसमें समझौता किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एक आबिदजान घोषणा भी हुई है। क्या घोषणा हुई है, आबिदजान। ठीक है, आबिदजान घोषणा, ये किससे रिलेटेड है, इसमें जो भूमि का निम्नीकरण हो रहा है उसमें लैंगिक समानता को प्राप्त करने के लिए, लैंगिक समानता को प्राप्त करने के लिए क्या किया गया है, आबिदजान घोषणा को COP15 में शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अन्य चीजों को देख लेते हैं, इसमें और अन्य चीजें क्या क्या हुई हैं। ठीक है, तो इसमें एक महत्वपूर्ण चीज है साहेल सोर्सिंग चैलेंज। ठीक है, आप सभी अफ्रीका में बनाए जा रहे ग्रेट ग्रीन वॉल के बारे में जानते ही होंगे। ठीक है, ये ग्रेट ग्रीन वॉल क्या है, ये अफ्रीका के जिबूती तक स्थित है। ठीक है, जिबूती तक है, इसमें बहुत सारे कंट्रीज हैं, है ना। इन कंट्री, ये ग्रेट ग्रीन वॉल मतलब आप लोग देख रहे होंगे कि अफ्रीका के वेस्टर्न भाग से लेकर पूरे ईस्टर्न भाग तक स्थित है। इसमें बहुत सारे कंट्रीज हैं, है ना। ये कहां से कहां तक है इसको आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, और इसमें कौन कौन से राष्ट्र यानी कंट्रीज इसमें शामिल हैं ये भी आप कमेंट करिएगा। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों के लिए एक प्रकार से होमवर्क है। ठीक है, तो साहेल जो सोर्सिंग चैलेंज है उसमें ग्रेट ग्रीन वॉल में जो देश हैं उनको शामिल करते हुए उसमें रोजगार आदि को बढ़ावा देने के लिए ये साहेल सोर्सिंग चैलेंज
को लाया गया है। ठीक है दोस्तों, है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग ड्राउट लैंड। ठीक है, इसमें आप लोग देख रहे होंगे ड्राउट लैंड। ठीक है, ये क्या है, ये यूएनसीसीडी का जो नया जागरूकता अभियान है, जिसमें हम लोग बेसिकली देखेंगे कि लैंड का डिग्रेडेशन जो हो रहा है, यानी भूमि का निम्नीकरण जो हो रहा है, उसके लिए लोगों को या पूरे विश्व समुदाय को जागरूक करने के लिए ये प्रोग्राम है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या क्या कह रहे हैं, ड्राउट लैंड। ठीक है, ये वर्ड याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है ना। और साहेल सोर्सिंग चैलेंज भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो यूएनसीसीडी में कुछ जो है प्रोग्राम शुरू किए गए हैं या पहल की गई है, उसको भी देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले है लैंड न्यूट्रलिटी, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, भूमि क्षरण तटस्थता, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी। ठीक है, तो आप लोग सभी एसडीजी गोल के बारे में आप लोगों को सभी को पता होगा, आप सभी इससे अवगत होंगे। ठीक है, एसडीजी गोल में 15 नंबर का जो गोल है, 15 नंबर का गोल वो किससे संबंधित है, वो है लैंड से, भूमि से। ठीक है, उसमें हम लोगों ने क्या लक्ष्य रखा है, ये सारे एसडीजी के सारे लक्ष्य जो 17 लक्ष्य है वो किससे कब तक पूर्ण करने हैं, 2030 तक, 2030 तक। आप सभी को इसके बारे में पता होगा। 2030 तक हम लोगों को एसडीजी के गोल प्राप्त करने हैं। इसी में हम लोगों को 15 नंबर का जो गोल जो कि भूमि से संबंधित है उसको भी प्राप्त करना है, यानी कि भूमि के निम्नीकरण को रोकने का, भूमि के निम्नीकरण को शून्य करने का जो गोल है वो एसडीजी का 15 नंबर का गोल है। ठीक है, उसी पर आधारित भूमि क्षरण तटस्थता को प्राप्त करने के लिए जो है सभी देशों का, जितने भी सदस्य देश हैं उसका समर्थन हासिल करने का इसमें पहल किया गया है। ठीक है, और साथ ही एक लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी कोष फंड का निर्माण किया गया है। ठीक है, ये लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी फंड जो है उसका निर्माण कब किया गया, कॉप 13 में, और कॉप 13 कहां हुआ था, चाइना में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब इसी में आगे बढ़ते हैं। इसी में लैंड फॉर लाइफ प्रोग्राम भी आरंभ किया गया है। इसमें क्या है कि मरुस्थलीकरण या भूमि के क्षरण से संबंधित जो चुनौतियां हैं उसका समाधान करने के लिए इसमें लैंड फॉर लाइफ प्रोग्राम आरंभ किया गया है। ठीक है दोस्तों, और एक चीज है बान चैलेंज। बान कहां है, बान है जर्मनी में। ठीक है, तो जर्मनी और आईयूसीएन है ना, जर्मनी की सरकार और आईयूसीएन, आईयूसीएन क्या है, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, 2030 तक जो है लैंड भूमि क्षरण तटस्थता को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसमें डाटा रखा गया है, जैसे 350 मिलियन हेक्टेयर भूमि जो क्षरित की गई है उसे रिवाइव करने का ये लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, ये किसने रखा है, ये बान चैलेंज के तहत जर्मनी और आईयूसीएन ने मिलके ये लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये लक्ष्य रखा है। ठीक है, इसमें भारत ने भी कुछ लक्ष्य रखे हैं। वो भारत ने भी अपने लिए क्या रखा है, 21 मिलियन हेक्टेयर जो भूमि है उसको बहाल करने का भी लक्ष्य भारत ने रखा है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा एलडीएन। ठीक है, ये सारा टॉपिक हम लोग किससे रिलेटेड पढ़ रहे हैं, यूएनसीसीडी, ठीक है, से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। इसी में हम लोगों ने देखा था लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी फंड। ठीक है, यूपीएससी बहुत बार ही फंड्स के बारे में पूछती है। आप सभी बहुत सारे जो है जैसे जीईएफ है ना, इसके बारे में क्वेश्चन देखा होगा। ऐसे ही फंड को पूछती रहती है यूपीएससी। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये देख लेते हैं एलडीएन फंड के बारे में। ठीक है, एलडीएन फंड किससे रिलेटेड है, तो एलडीएन फंड भूमि के निम्नीकरण को रोकने से संबंधित है। और यह फंड
सिर्फ सरकारों को मिलती है क्या? नहीं, यह प्राइवेट व्यक्ति यानी कि निजी व्यक्ति भी इससे फंड प्राप्त कर सकता है, सहयोग प्राप्त कर सकता है। अपने भूमि निम्नीकरण से संबंधित यानी कि भूमि निम्नीकरण को रोकने से संबंधित उनका कोई भी प्रोग्राम होगा या किसी भी प्रकार का उनकी योजना होगी, उसमें ये सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब आप लोग जनरली देखते होंगे कि यूएन से संबंधित जो भी फंड होते हैं उसको कौन संरक्षण करता है या उसका मैनेजमेंट कौन करता है? उसका मैनेजमेंट करता है वर्ल्ड बैंक, जनरली वर्ल्ड बैंक करता है। ठीक है दोस्तों, आप सभी को ये पता होगा। ठीक है, सामान्यतः जितने भी फंड होते हैं यूएन के, उसका कस्टोडियन कौन होता है? वर्ल्ड बैंक होता है। लेकिन यहां पर इसका कस्टोडियन या इसका मैनेजमेंट कौन कर रहा है? ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कर रहे हैं, जैसे मिरोवा। ठीक है, ये आप इसको ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो पूछा जा सकता है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे इस फंड का कौन कर रहा है कस्टोडियन, या इस फंड को मैनेजमेंट कौन कर रहा है? मिरोवा। इसके साथ में है नाटिक्सिस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स। ठीक है, ये कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हमारा यूएनसीसीडी का बेसिक जो है कंप्लीट होता है, जो करंट अफेयर से भी मतलब करंट अफेयर से संबंधित था, और इसके सारे एस्पेक्ट हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पे। ठीक है दोस्तों, करंट अफेयर का दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है सामुदायिक वन संसाधन अधिकार। यहां पर संसाधन शामिल है दोस्तों, सामुदायिक वन संसाधन अधिकार। ठीक है, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स कहते हैं इसको। तो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स के बारे में मैं बताने से पहले ये करंट अफेयर से रिलेटेड जो चीज है उसको मैं डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य ने अपने कांगेर घाटी के जो क्षेत्र हैं, बस्तर के कांगेर घाटी जो क्षेत्र है ना, उसमें जो राष्ट्रीय उद्यान है कांगेर घाटी नेशनल पार्क, उसमें रहने वाले जो जनजाति हैं उसको क्या प्रदान किया है? सामुदायिक वन संसाधन अधिकार प्रदान किया है। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा राज्य है। ठीक है, पहला राज्य कौन है ये आप कमेंट करिए, है ना। पहला राज्य, ऐसा कौन सा राज्य है जिसने सामुदायिक वन संसाधन अधिकार प्रदान किया हुआ है? मैं इस टॉपिक के लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा, तब तक आप कम से कम सुनते हुए में इसे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बस्तर के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर एक गांव है ना, गुड़िया पदर गांव में रहने वाले जो लोग हैं उसको छत्तीसगढ़ राज्य ने सामुदायिक वन संसाधन अधिकार प्रदान किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अब ये सामुदायिक वन संसाधन अधिकार है क्या, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो सामुदायिक वन संसाधन अधिकार क्या है? किसी भी क्षेत्र में रहने वाले किसी विशेष समुदाय, है ना, कोई भी विशेष समुदाय अगर किसी प्रकार का सामूहिक भूमि को अपने रिसोर्स के रूप में यूज कर सकता है, इसका अधिकार प्रदान करने से है। ठीक है, सामुदायिक भूमि को, सामूहिक भूमि को एक संसाधन के रूप में उपयोग करने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, और ये उपयोग कैसे होना चाहिए? संधारणीय उपयोग होना चाहिए, यानी कि सस्टेनेबल होना चाहिए, सतत विकास पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, और इसमें उनके पारंपरिक जो कल्चर है, यानी कि पुरातन जो कल्चर है उससे संबंधित होना चाहिए और उसके संरक्षण पर आधारित होना चाहिए, इसकी बात करता है। ठीक है, अब ये अधिकार कैसे प्राप्त होते हैं इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो अनुसूचित जाति जनजाति जो है और जिन क्षेत्रों में ये रह रहे हैं, उन क्षेत्रों में अगर किसी प्रकार का उनका सामुदायिक अधिकार है, तो सामुदायिक अधिकार है उनको संरक्षण प्रदान करने से संबंधित है। तो ये सारे अधिकार कौन से एक्ट से मिले हुए हैं, जरा आप बताइए, कमेंट करिए। ये सारे अधिकार मिले हुए हैं FR फॉरेस्ट राइट एक्ट। ये कब बना? फॉरेस्ट राइट एक्ट कब बना है? 2006 में। ठीक है दोस्तों, 2006 में ये एक्ट बना हुआ है ना। आप सभी को इसके बारे में पता ही होगा, और नहीं पता है तो इसको देख लीजिए,
पॉलिटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको कवर करिए। अदरवाइज हम लोग कहीं ना कहीं इसको और करंट अफेयर्स से टॉपिक जो आएंगे उसमें इसके पूरे फ्रेमवर्क को देखेंगे, लेकिन आप तब तक के लिए आपका ये होमवर्क है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या है। इस फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का जो एक्ट है उसमें सामुदायिक वन संसाधनों का अधिकार दिया गया है जनजातियों को, ठीक है। जो क्षेत्र में रहने वाले जनजाति हैं उनको सामुदायिक वन संसाधनों पर राइट्स दिया गया है, अधिकार दिया गया है, ठीक है। और ये जो अधिकार के तहत ये समुदाय क्या कर सकते हैं, स्वयं और दूसरों के द्वारा उन संसाधनों के उपयोग के संबंध में नियम बना सकते हैं। स्वयं तथा दूसरों के द्वारा संसाधनों के उपयोग के संबंध में क्या बना सकते हैं, नियम बना सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है या क्वेश्चन है जिसको यूपीएससी पूछ सकता है आप सभी के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्तों, है ना। तो इस अधिनियम में क्या हो रहा है, सामुदायिक वन संसाधन यानी कि किसी भी क्षेत्र से वन का जो क्षेत्र है उससे उसमें प्राप्त होने वाले संसाधनों को उपयोग करने का अधिकार जो है दिया जाता है। यह किस राज्य ने अभी दिया है, दूसरा राज्य है ये छत्तीसगढ़, जिसने कांगेर घाटी नेशनल पार्क में रहने वाले गुड़िया पदर क्षेत्र गांव के लोगों को यह अधिकार दिया है। अब मैंने उस टाइम पूछा था जब वो टॉपिक को स्टार्ट किया था कि पहला राज्य कौन है, पहला राज्य है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के बगल में कौन है, उड़ीसा। तो उड़ीसा में इस प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। और कौन से नेशनल पार्क में दिए गए हैं, ये सिमलीपाल, ठीक है, सिमलीपाल नेशनल पार्क में दिया गया है, सिमलीपाल नेशनल पार्क। ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व, सिमलीपाल, ठीक है। सिमलीपाल के में ये अधिकार दिए गए हैं, किसने दिया है, उड़ीसा राज्य ने, ठीक है। और छत्तीसगढ़ क्या है, दूसरा राज्य है। फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत ये अधिकार दिए गए हैं, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब अगला हमारा टॉपिक है हरित हाइड्रोजन, ठीक है, हरित हाइड्रोजन या ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में आप लोग जानते हैं क्या? एक तो आप लोग हाइड्रोजन के बारे में सुने होंगे, है ना, हाइड्रोजन तो सभी जानते हैं, H2, ठीक है। तो ये हरित हाइड्रोजन क्या है? हरित हाइड्रोजन वह हाइड्रोजन है जिसको हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करके बनाते हैं। हरित हाइड्रोजन क्या हो गया, H2 आप सभी जानते हैं, लेकिन हरित हाइड्रोजन जिसको ग्रीन हाइड्रोजन कह रहे हैं वह क्या है? हाइड्रोजन तो सामान्यतः कलरलेस गैस है, आप सभी इसको जानते होंगे। तो कलरलेस गैस को हम लोग कैसे, क्यों ग्रीन हाइड्रोजन कह रहे हैं, ठीक है। तो इसको ग्रीन हाइड्रोजन इसलिए कहा जाता है कि इस हाइड्रोजन को बनाने की जो प्रक्रिया है वो ग्रीन होती है, यानी कि हरित होती है। उसमें किसका उपयोग किया जाता है, रिन्यूएबल एनर्जी का, ठीक है दोस्तों। रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करके जब हाइड्रोजन बनाया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हरित हाइड्रोजन कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो यूपीएससी पूछ सकती है। और इसमें क्या पूछेगी यह भी मैं बताऊंगा, आप वेट करिए, आगे मैं इसको बताऊंगा कि क्या पूछती है यूपीएससी एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। तो एक प्रक्रिया होती है इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया में क्या हो जाएगा, हम लोग हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन को नहीं बल्कि पानी को, है ना, पानी को इसमें से गुजारेंगे, ठीक है। पानी को जब हम इलेक्ट्रिक जो वायर्स हैं या इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, दो एनोड होते हैं, है ना, मतलब दो पॉजिटिव और मतलब एनोड और कैथोड होते हैं, उसमें से पानी को गुजारा जाता है, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कारण से इसमें जो जब पानी को गुजारा जाता है तो वो अलग अलग हो जाते हैं और क्या बनता है, मतलब इसमें H2O है ना, ये H2O क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा और उससे क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बनेगा। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब इस प्रक्रिया में जो ये एनर्जी का यूज किया जा रहा है वो एनर्जी कैसी होनी चाहिए, रिन्यूएबल होनी चाहिए, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन बनेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे,
ग्रीन हाइड्रोजन कहेंगे। ठीक है, तो ग्रीन हाइड्रोजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ग्रीन हाइड्रोजन भारत जो है ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में प्रमुख केंद्र के रूप में या प्रमुख संस्थान या उत्पादनकर्ता के रूप में बनना चाह रहा है। इसीलिए भारत ने हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रहा है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो सरकार ने हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए PLI प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम आरंभ किया है। ठीक है, और इसके तहत क्या कर रही है सरकार? इसके तहत सरकार कोई भी अगर संस्थान ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए उद्योग स्थापित करती है तो उसे 25 सालों के लिए, है ना, 25 सालों के लिए बिजली मुफ्त में यानी फ्री में प्रदान की जाएगी। ठीक है दोस्तों, और यह 2025 से पहले अगर आप उद्योग स्थापित करते हैं तब के लिए लागू होता है। ठीक है, ऐसे जुलाई मंथ 2025 इसमें डेट दिया हुआ है, आप उसको ध्यान में मत रखिए, 2025 को ध्यान में रखिए। 2025 से पहले अगर कोई भी संस्थान उद्योग स्थापित करती है तो उसे 25 साल के लिए बिजली मुफ्त में प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, ये प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के तहत ये सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब इस टॉपिक से पहले मैंने बोला था कि मैं ये बताऊंगा कि यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछती है। तो यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछेगी कि जो ग्रीन हाइड्रोजन है ना, ग्रीन हाइड्रोजन जो बनाया गया है इसमें इसको बनाने की प्रक्रिया में क्या जीरो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है? ऐसे ही क्वेश्चन पूछती है ना यूपीएससी कि इस प्रक्रिया में शून्य कार्बन उत्सर्जन हुआ है। तो देखिए दोस्तों, इसमें है ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करते हैं, तभी उसको ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी भी पूर्ण रूप से कोई भी अभी ऐसा व्यवस्था नहीं बन पाया है जिसमें पूर्ण रूप से यानी कि शून्य कार्बन उत्सर्जन होता। ठीक है, न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन हो सकता है, कार्बन का उत्सर्जन न्यूनतम हो सकता है, कुछ न कुछ मात्रा में किसी न किसी प्रक्रिया में कहीं न कहीं कार्बन का उत्सर्जन हुए रहता है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण रूप से स्टेटमेंट उसमें यही लिखेगा कि इस ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने की प्रक्रिया में शून्य कार्बन उत्सर्जन हुआ है या होता है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बहुत सारे कोचिंग संस्थानों के जो नोट्स हैं उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ मिलता है कि इसमें कार्बन उत्सर्जन शून्य है। शून्य कैसे होगा? यूपीएससी जनरली इस प्रकार के क्वेश्चन पूछती है, उसमें अभी तक उसने किसी भी एग्जाम के आंसर्स में शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला स्टेटमेंट को गलत ही लिया है। तो इसमें भी हम लोग शून्य कार्बन उत्सर्जन होता है अगर ये स्टेटमेंट देता है तो उसे हम लोग क्या लेंगे, रॉन्ग स्टेटमेंट लेंगे। इसी प्रकार ग्रीन अमोनिया, यहां से हाइड्रोजन का उपयोग करके हम लोग क्या बनाते हैं, ग्रीन अमोनिया बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए ये ग्रीन अमोनिया कैसे बना, अमोनिया का NH3 है ना, इसको उर्वरकों के रूप में या बहुत सारी चीजों में यूज करते हैं। यहां पर हाइड्रोजन, यहां से हमने इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया से क्या बनाया, हाइड्रोजन बनाया। उस हाइड्रोजन का उपयोग करके हम लोग क्या बना रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं। तो ये जब ग्रीन है तो ये भी क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। आपको पता है ना, जब हाइड्रोजन को ग्रीन है तो हमारे लिए उसी हाइड्रोजन को यूज करके अगर हम लोग अमोनिया बना रहे हैं तो वो भी क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए ग्रीन अमोनिया के बनाने की प्रक्रिया को भी अगर हम लोग लें तो उसमें भी हम लोग यही स्टेटमेंट को ध्यान में रखेंगे कि इसमें कार्बन का उत्सर्जन शून्य नहीं है। ठीक है, कार्बन उत्सर्जन शून्य नहीं होता है, किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं वो उसके बनाने की प्रक्रिया में कुछ न कुछ कार्बन उत्सर्जन हुआ होगा, इसलिए हम लोग इसमें भी शून्य उत्सर्जन नहीं लेंगे। ठीक है, और एक चीज डिस्कस कर लेते हैं इसमें आगे बढ़ने से पहले, अगले टॉपिक में जाने से पहले, हाइड्रोजन से ही रिलेटेड कि हाइड्रोजन सबसे पहले क्या है, रंगहीन होता है ना, कलरलेस होता है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। दूसरा चीज, हाइड्रोजन को बनाने में या हाइड्रोजन को एनर्जी सोर्स के रूप में उपयोग करने में समस्या कहां आ रही है,
तो हाइड्रोजन को एनर्जी सोर्स के रूप में उपयोग करने में कुछ समस्याएं हैं, जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस की जो प्रक्रिया है वो बहुत महंगी प्रक्रिया है, बहुत ही कॉस्टली होता है, पहला चीज। दूसरा चीज क्या है कि इसका भंडारण करना, स्टोरेज बहुत कठिन टास्क है, ठीक है। इसका भंडारण कर पाना क्या है, कठिन है, इसको भंडारित करना टफ टास्क है। और क्या इसमें समस्या आ सकती है, क्यों टफ टास्क है, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ है और ज्वलनशील पदार्थ को भंडारित करना बहुत ही टफ टास्क होता है। और इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। परिवहन कर पाना है ना, किसको, हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट कर पाना बहुत ही टफ टास्क होता है दोस्तों। इसलिए हम लोग हाइड्रोजन को एक एनर्जी सोर्स के रूप में उपयोग कर पाने में कठिनाई महसूस करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा ग्रीन हाइड्रोजन का टॉपिक, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिसमें से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ही अधिक है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, संधारणीय शहर विकास, अगला हमारा टॉपिक है सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट, ठीक है। अभी यूएन हैबिटेट ने जयपुर शहर के लिए योजना बनाई है ना, सस्टेनेबल सिटी के लिए, ठीक है। इसी से रिलेटेड ये है, तो हम लोग यूएन हैबिटेट का सस्टेनेबल SCIAP सस्टेनेबल सिटी इंटीग्रेटेड अप्रोच पायलट है ना, पायलट प्रोजेक्ट है, इसको इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो SCIP में क्या है, SCIP ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें इंडिया के भी 5 शहर इसमें शामिल किए गए हैं, ठीक है। और इसको किसके तहत फंडिंग किया जा रहा है, GEF, ठीक है, GEF ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के तहत फंड किया जा रहा है, ठीक है। और इसमें कौन कौन से जो संस्थाएं हैं जो इसको इंप्लीमेंट कर रही है, वो कौन कौन सी संस्थाएं हैं, एक है यूनिडो और दूसरा है यूएन हैबिटेट। यूनिडो का है, यूनिडो है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके बारे में आप लोग देख लेंगे, यूनिडो, इसके बारे में पढ़ के आप कमेंट करेंगे कि यूनिडो क्या है, ठीक है। यूनिडो क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग पढ़ के कमेंट करेंगे। तो इसमें कौन कौन सी संस्थाएं हैं, 2 संस्थाएं, यूनिडो और यूएन हैबिटेट, ठीक है। ये 2 संस्थाएं किसके साथ मिलके, भारत के अर्बन अफेयर, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, शहर विकास वाला जो मंत्रालय है उसके साथ मिलके प्रोग्राम कर रही है, पार्टनरशिप कर रही है, किसके लिए, 5 जो शहर हैं इंडिया के, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास शहर को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा SCIAP के बारे में। अब देख लेते हैं ये 5 शहर कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं अब आगे इसके 5 शहर के बारे में, ठीक है। एक तो हो गया जयपुर, आप सभी ने सुन लिया था जयपुर, है ना। दूसरा कौन सा है, भोपाल, है ना, भोपाल, ठीक। तीसरा कौन सा है, गुंटूर, ठीक है, गुंटूर। और चौथा है विजयवाड़ा, ठीक है, विजयवाड़ा। गुंटूर और विजयवाड़ा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है, देखिए, विजयवाड़ा और गुंटूर, ठीक है, ये दोनों कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। और एक है 5वां शहर कौन सा है, मैसूर, ठीक है, मैसूर, यहां पर लिखा है, देखिए, मैसूर कहाँ है, कर्नाटक में है, ठीक है दोस्तों। तो 5 शहर हो गए, जयपुर, भोपाल। जयपुर कहाँ है, राजस्थान, भोपाल कहाँ है, मध्य प्रदेश, दोनों अपने अपने स्टेट की राजधानी है, ठीक है। और तीसरा और चौथा कौन से शहर है, विजयवाड़ा और गुंटूर, ये दोनों कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। और 5वां शहर कौन सा है, मैसूर, ये कहाँ है, कर्नाटक में है। तो SCIAP, ये इसके तहत जो शहर चुने गए हैं वो आप ध्यान में रख लीजिए। और कौन कौन सी संस्थाएं इसको क्रियान्वित कर रही हैं, तो 2 संस्थाएं इसमें हैं, यूनिडो और
यूएन हैबिटेट, वो किसके साथ कोलैबोरेट कर रही है, पार्टनरशिप कर रही है, भारत के हाउसिंग मिनिस्ट्री के साथ। ठीक है, तो ये ध्यान में रख लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बायोफ्यूल के बारे में, अगला हमारा टॉपिक क्या है, बायोफ्यूल। बायोफ्यूल आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, इसके बारे में बहुत सारी चीजें आपको पता भी होंगी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग बायोफ्यूल के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इसमें क्यों महत्वपूर्ण है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर बायोफ्यूल के बारे में देखेंगे। ठीक है, बायोफ्यूल में हम लोगों ने क्या, बायोफ्यूल को पेट्रोल और डीजल के साथ मिक्स करने का एक प्रोग्राम हमने ईबीपी एथनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम आरंभ किया था। ठीक है, 2001 में इसी से संबंधित एक लक्ष्य रखा गया था 2030 तक के लिए। ठीक है, 2030 तक के लिए क्या लक्ष्य रखा गया था कि 2030 तक हम लोगों को एथनॉल मिक्स करने का जो प्रोग्राम है ना, एथनॉल मिक्स करना था, किसमें, पेट्रोल व डीजल में। कितना परसेंट, 20% एथनॉल मिक्स करने के लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा था 2030 तक। इस लक्ष्य में अब परिवर्तन किया गया है। इस लक्ष्य में क्या परिवर्तन किया गया है कि अब यह लक्ष्य 2030 की जगह में 2025-26 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है दोस्तों, अब एथनॉल ब्लेंडिंग है ना प्रोग्राम में एथनॉल मिक्स करने का जो लक्ष्य रखा गया था, उसको 2030 तक का जो लक्ष्य था उसको परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, 2025-26 कर दिया गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब लक्ष्य 2025-26 का है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड हम लोग का क्वेश्चन है बायोफ्यूल। तो बायोफ्यूल क्या है देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बायोफ्यूल क्या होता है, सबसे पहले हम लोग एक बेसिक इन्वायरमेंट की चीजों को समझते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट में क्या होता है, इन्वायरमेंट में सूर्य प्रकाश आया है ना, सूर्य प्रकाश किसको मिलता है, सूर्य प्रकाश मिलता है पेड़ पौधों को, प्लांट्स को। ठीक है, पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। ठीक है, और वो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के माध्यम से क्या बनाते हैं, ग्लूकोज या बनाते हैं अपना जैव भार। ठीक है, यानी कि जो ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा, वो परिवर्तित होती है बायोमास में, यानी कि जैव भार में। ठीक है, और ये जैव भार, इसमें भी क्या है, एनर्जी। ठीक है, ये जैव भार ही किसमें परिवर्तित होता है, ये जैव भार परिवर्तित होता है बायोफ्यूल में। ठीक है दोस्तों, ये जैव भार किसमें परिवर्तित हो रहा है, बायोफ्यूल में। यहां क्या हुआ एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, सूर्य प्रकाश को किसने अवशोषित किया, पेड़ पौधों ने अवशोषित किया। ये पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से फूड बनाते हैं अपने लिए प्लस दूसरों के लिए। वो किसके रूप में संचित होता है, वो जैव भार के रूप में संचित होता है, और यह जैव भार, यही जैव भार किसमें परिवर्तित होता है, बायोफ्यूल में। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया बायोफ्यूल का बेसिक। ठीक है, इसी बायोफ्यूल में हम लोग क्या देखते हैं, एथेनॉल। ठीक है, इसी में एथेनॉल को भी बायोफ्यूल के रूप में लिया जाता है, और एथेनॉल को हम लोग एल्कोहल के रूप में भी यूज करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ये यूपीएससी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकती है कि एथेनॉल जो पेट्रोल में मिक्स किया जाता है उसका उपयोग किस लिए किया जा सकता है, या और किस लिए उपयोग किया जाता है, तो उसे एल्कोहल के रूप में भी इंसान उसको एब्जॉर्ब मतलब लेते हैं, या एल्कोहल के रूप में भी उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो एथेनॉल है उसका निर्माण कैसे होता है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, यहां पर जो जैव भार है इसी का उपयोग करके हम लोग क्या बनाते हैं, बायोफ्यूल या एथेनॉल बनाते हैं। अब ये बनता कैसे है, ठीक है, इसकी क्या प्रक्रियाएं हैं इसको देख लेते हैं। इससे रिलेटेड चार हमने इसको विभाजित किया है, चार जनरेशन में। जैसे आप लोगों के पास मोबाइल में इंटरनेट से रिलेटेड जनरेशन होता है ना, 2G 3G 4G, अब आ गया 5G, है ना, वैसे ही एथेनॉल निर्माण के लिए भी जनरेशन है।
1G, 2G, 3G, 4G, हम लोगों ने 4 जनरेशन में इसको विभाजित किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पहली पीढ़ी। पहली पीढ़ी में क्या होता है? पहली पीढ़ी का बायोफ्यूल डेवलपमेंट खाद्य पदार्थों पर के माध्यम से बनता है। खाद्य पदार्थ, ठीक है, खाद्य पदार्थ का उपयोग करके हम लोग क्या बना रहे हैं? बायोफ्यूल बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये खाद्य पदार्थ में क्या होता है जिससे ये बायोफ्यूल बनते हैं? खाद्य पदार्थ में होता है स्टार्च और शर्करा। ठीक है, स्टार्च और शर्करा होता है खाद्य पदार्थों में। जैसे कि आप लोग कॉर्न खाते होंगे, जिसको हिंदी में भुट्टा कहते हैं, है ना, कॉर्न। मैं भी खाता हूं, आप भी खाते होंगे। उसमें क्या होता है? बहुत अधिक मात्रा में स्टार्च होता है। ऐसे ही और क्या है? गन्ना। गन्ने का उपयोग करके ये प्रथम पीढ़ी का, फर्स्ट जनरेशन का बायोफ्यूल बनाया जाता है। गन्ने में क्या होता है? गन्ने में बहुत सारा शर्करा होता है। ठीक है, और गन्ने के अपशिष्ट का भी उपयोग करके क्या बनाया जाता है? बायोफ्यूल बनाया जाता है। दोस्तों ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। सोयाबीन हो गया, सोयाबीन में भी स्टार्च और शर्करा होता है जिसका उपयोग करके बायोफ्यूल बना। तो आपको प्रमुख रूप से ध्यान में रखना है, अगर खाद्य पदार्थ का उपयोग करके बायोफ्यूल बनाया जा रहा है तो वो कौन सी पीढ़ी में आएगा? फर्स्ट जनरेशन, प्रथम पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन का बायोफ्यूल कहलाएगा। ठीक है, ये बायोफ्यूल के निर्माण करने का प्रथम तरीका है। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं इसकी दूसरी पीढ़ी में। ठीक है, जब प्रथम पीढ़ी में क्या हो रहा है? खाद्य पदार्थों का उपयोग करके बायोफ्यूल बनाया जा रहा है। दूसरी पीढ़ी में क्या होगा? दूसरी पीढ़ी में क्या हो जाता है? कृषि के अवशेष, कृषि के बाद प्राप्त होने वाले अपशिष्ट, ठीक है, लकड़ी आदि की बुरादें, ठीक है, यानी कि यहां पर खाद्य पदार्थ का उपयोग नहीं किया जा रहा है। खाद्य पदार्थ का उपयोग न करके जब कोई चीज बनाया जा रहा हो, यानी कि बायोफ्यूल बनाया जा रहा हो, तो वो क्या कहलाएगा? सेकंड जनरेशन का बायोफ्यूल कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फसलों के अपशिष्ट, इन सब का उपयोग करके जब बायोफ्यूल बनाया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेकंड जनरेशन का बायोफ्यूल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या उपयोग, क्या नहीं उपयोग हो रहा है? खाद्य पदार्थ का उपयोग नहीं हो रहा है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये हो गया सेकंड जनरेशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में क्या होता है? थर्ड जनरेशन, हम लोग अभी सेकंड पढ़े, अब आ जाते हैं थर्ड जनरेशन पे। थर्ड जनरेशन में क्या होता है दोस्तों? थर्ड जनरेशन में होता है जब हम लोग शैवालों का उपयोग करके, यानी कि एल्गाई का उपयोग करके बायोफ्यूल बनाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? थर्ड जनरेशन का बायोफ्यूल कहते हैं। शैवालों का उपयोग करके, ध्यान में रखिएगा, शैवाल, एल्गाई का उपयोग करके जब हम लोग क्या बना रहे हैं? बायोफ्यूल बना रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? थर्ड जनरेशन का बायोफ्यूल कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और फोर्थ जनरेशन को देखते हैं। फोर्थ जनरेशन का बायोफ्यूल, फोर्थ जनरेशन में क्या होता है दोस्तों? फोर्थ जनरेशन में होता है इंजीनियर्ड माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीवों या अनुवांशिक रूप से जेनेटिकली इंजीनियर्ड पदार्थों का या प्लांट का उपयोग करके जब बायोफ्यूल बनाया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? चतुर्थ पीढ़ी, यानी कि फोर्थ जनरेशन, 4G समझ लीजिए इसको, है ना, फोर्थ जनरेशन का बायोफ्यूल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बायोफ्यूल आप लोगों सभी को समझ में आ गया। सबसे पहले बायोफ्यूल का एक बेसिक है, सूर्य प्रकाश का उपयोग करके प्लांट जो है प्रकाश संश्लेषण करते हैं और बायोमास बनाते हैं। उस बायोमास से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? बायोफ्यूल प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे एथेनॉल। ठीक है दोस्तों, तो एथेनॉल के बारे में एक चीज और ध्यान में रखिएगा, ये क्या है? जिसे हम लोग एल्कोहल के रूप में भी उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये हो गया हमारा बायोफ्यूल के बारे में। ठीक है, और बायोफ्यूल का एक चीज और ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने 2025-26 तक 20% एथेनॉल मिक्सर का प्रोग्राम निर्धारित किया है। ठीक है, इसी में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले 2001 में मैंने बताया था टॉपिक के स्टार्टिंग में कि 2001 में हमने क्या किया था? एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम चालू किया था।
ठीक है, इसमें सबसे पहले 5% एथेनॉल मिश्रित किया जाता था। ठीक है, अब 2014 में इसी में आगे बढ़े और हम लोगों ने इसको और आगे बढ़ाया, है ना, एथेनॉल मिक्सर को। और 2018 में जो है राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, ठीक है, नेशनल बायोफ्यूल प्रोग्राम पॉलिसी, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 लॉन्च किया गया था। उसी में वो लक्ष्य रखा गया था पहले वाला, अब उसमें परिवर्तन किया गया है, इसी में संशोधन करके, अमेंडमेंट करके क्या किया गया है, 20% एथेनॉल मिक्सर का जो लक्ष्य रखा गया है ना, वो इसी में संशोधन करके रखा गया है। और इसको अब 25-26 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, इसी में ही संशोधन किया गया है राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति में। ठीक है, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति को भी देख लेते हैं। ठीक, इसको 2018 में बनाया गया और इसका कार्यान्वयन या इसने काम करना कब चालू किया, 2020 में। ठीक है दोस्तों, और इसमें कौन कौन से बायोफ्यूल में इसमें ईंधन कौन कौन से शामिल हैं, तो इसमें बायो एथेनॉल शामिल है, बायोडीजल और बायो सीएनजी, बायो एथेनॉल, बायोडीजल और बायो सीएनजी शामिल है, इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ठीक है, इसमें एक कमेटी बनाई गई है ना, इस कमेटी में अध्यक्ष होते हैं और इसमें बहुत सारे प्रतिनिधि जो होते हैं उसको देख लेते हैं। तो इसका अध्यक्ष कौन होता है, पेट्रोलियम मंत्रालय और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मंत्री होते हैं। ठीक है, इस समिति के या इस कमेटी के अध्यक्ष, ठीक है, ईंधन समन्वय समिति कहते हैं, इस समिति को क्या कहते हैं, नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमिटी, NBCC। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में जो मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं। इसमें विभिन्न मंत्रालयों के 14 विभाग जो है भी इसमें शामिल होते हैं, उनके प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, इस कमेटी में। ठीक है दोस्तों, इसमें बायोफ्यूल से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं कि किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाना है ना, खाद्य पदार्थों को उपयोग ना हो इसके बारे में नीति बनाना आदि इसमें लिया जाता है, आदि निर्णय इसमें लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पे। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक है PM कुसुम। ठीक है, प्रधानमंत्री कुसुम। अब ये क्या है, प्रधानमंत्री नवीकरणीय ये है ठीक है दोस्तों, ये है किसान, प्रधानमंत्री का किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियान, जिसे क्या कहते हैं, PM कुसुम, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान। ठीक है, ये कब आरंभ किया गया, ध्यान में रखिएगा, यूपीएससी आजकल इस टाइप के क्वेश्चन पूछने लगी है कि कब आरंभ किया गया, कब ये प्रारंभ हुआ, ईयर्स पूछने लगी है। तो 2019 में ये योजना आरंभ की गई थी। ठीक है, इसमें क्या है, ये योजना किससे संबंधित है, ये योजना है किसानों को सोलर पंप लगाने से संबंधित, यानी कि किसानों द्वारा जो पानी निकालने का काम किया जाता है, ग्राउंड वाटर निकालने का जो काम किया जाता है, उसके लिए सोलर पंप लगाने का को प्रोत्साहित करने से संबंधित ये योजना है। ठीक है, उसमें सोलर एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, ताकि INDC लक्ष्य को भी प्राप्त किया जा सके और रिन्यूएबल एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो हमने लक्ष्य भी रखा था 2022 तक 100 गीगावाट जो है सोलर एनर्जी के उपयोग का, वो लक्ष्य को भी प्राप्त करना था, इसलिए भी ये जरूरी था। तो ये 2019 में चालू किया गया, जैसे यहाँ पर लिखा है, देखिए 2022 तक 100 गीगावाट का सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य था। ठीक है दोस्तों, तो अब ये जो PM कुसुम योजना है, ठीक है, उससे संबंधित क्या पूछा जा सकता है। सबसे मैं आप लोगों को कुछ चीजें कहना चाहता हूं। यूपीएससी की तैयारी में बहुत सारा चीज होता है पढ़ने के लिए, आपके पास इतनी इतनी पोथे पुराण आपको दे दिए जाते पढ़ने के लिए, लेकिन अगर आप सही एनालिसिस करके पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है इसका आपको समझ होगा, क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है,
अगर इसकी समझ होगी तो आपके लिए यूपीएससी का एग्जाम बहुत ही सरल हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिए। इसीलिए मैं बोलता हूं क्या आ सकता है और क्या पूछ सकता है उसकी जानकारी आपको, ये करंट अफेयर जो इन्वायरमेंट का करंट अफेयर अभी हम लोग कर रहे हैं, आप मार्केट में जो करंट अफेयर प्रदान किए जाते हैं उसको आप लोग एक बार खोल के देखिएगा। उसमें इतनी सारी चीजें मिलती हैं, इतने सारी चीजें हो जाती पढ़ने के लिए कि आप उससे चीजों को कवर नहीं कर सकते, आपके लिए बहुत टफ टास्क होगा। उसको हम यहाँ पे कंसाइज वे में, सरल वे में आपको प्रदान कर रहे हैं। हम पूरा रिसर्च कर रहे हैं कि क्या पूछा जा सकता है, क्या मार्केट में क्या करंट अफेयर चल रहा है, यानी कि कौन सा करंट अफेयर महत्वपूर्ण है, कौन सा नहीं है, किसको करना चाहिए, क्या क्वेश्चन उसमें से पूछे जा सकते हैं। इन सारे रिसर्च के साथ हम आपके पास आए हैं, हम आपको प्रदान कर रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि आप अगर इन क्लासेस को करते हैं या इसको देखते हैं तो आपके लिए करंट अफेयर को कर पाना बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही सरल हो जाएगा और करंट अफेयर आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब मैं इसमें क्या पूछा जा सकता है उसको बता रहा हूं। इसमें क्या पूछ सकते हैं आप लोगों से? इसमें पूछा जा सकता है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो सोलर पंप लगा सकता है। ठीक है दोस्तों, कौन है सोलर पंप लगा सकता, किस स्थान पे, यानी कि किस जगह पे? खेतों पे लगाना है तो खेत कैसे होने चाहिए? क्या वो बंजर भूमि ही होनी चाहिए, या परती भूमि होनी चाहिए, या खाली भूमि, दलदली भूमि होनी चाहिए, या आप खेती के लिए उपयोग किए जाने वाले जगह में भी सोलर पंप लगा सकते हैं, यानी कि खेत के लिए उपयोग होने वाला जो जिसमें हम लोग उत्पादन कर रहे हैं उस वाले जमीन में भी लगा सकते हैं क्या? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि कौन ये सोलर पंप लगा सकते हैं। सभी किसान लगा सकते हैं, ठीक है। इसके साथ जो सहकारी संघ होते हैं वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। एक हो गया व्यक्तिगत किसान, दूसरे हो गए सहकारी संघ, जो सहकारी संस्थाएं होती हैं किसानों की, वो लगा सकते हैं। पंचायत भी लगा सकते हैं, ठीक है। पंचायत भी अपने स्तर में सोलर प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए या सोलर पंपों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर सकते हैं, तो पंचायत। और एफपीओ, किसान फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एफपीओ किसान उत्पादक संगठन भी लगा सकते हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है दोस्तों। और ये कहां पर इसको लगा सकते हैं? तो किसी भी प्रकार के बंजर भूमि में लगाए जा सकते हैं, परती भूमि में लगाए जा सकते हैं, चारागाह वाली भूमि है उसमें भी लगाए जा सकते हैं, और दलदली क्षेत्र है उसमें भी लगाए जा सकते हैं। ये सारे खेत हो सकते हैं, ठीक है। और इनके अलावा खेती योग्य जो भूमि है, खेती योग्य भूमि को ध्यान में रखिएगा दोस्तों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है यूपीएससी ऑप्शन में। खेती योग्य भूमि से रिलेट करके स्टेटमेंट बना सकती है, तो ध्यान में रखिएगा खेती योग्य जो भूमि है उसमें भी सोलर पंप डाले जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसमें टारगेट क्या है? 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के रिन्यूएबल ऊर्जा सोर्सेस से रिलेटेड क्या है, पंप लगाने का इसमें निर्धारित किया गया है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रिन्यूएबल पावर जनरेशन, ठीक है। रिन्यूएबल यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक, इस संयंत्र को क्या कहते हैं? रिन्यूएबल पावर जनरेशन, ठीक है। अब 500 किलोवाट से कम का अगर आपको लगाना हो, है ना, सोलर पंप, 500 किलोवाट से कम का सोलर पंप अगर आपको लगाना हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आपको राज्य सरकार से अनुमति, यानी कि राज्यों द्वारा 500 किलोवाट से छोटे परियोजनाओं की अनुमति दी जाएगी। पहले ये अनुमति नहीं थी, अब राज्य सरकार ये अनुमति देंगे, ठीक है। तो राज्य सरकार इस प्रकार की अनुमति दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये सारा चीज आप लोग देख लीजिएगा,
जो मैंने बताया है वही इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें आप लोग एक नजर में डाल लीजिएगा। घटक बी, घटक सी, है ना, इन सब चीजों को एक बार देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक में, कोल गैसिफिकेशन, कोयला गैसीकरण। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, कोयला गैसीकरण का प्रोग्राम है। अब कोयला गैसीकरण को सरकार बढ़ावा दे रही है। सरकार ने कोयला गैसीकरण केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं आरंभ कर रही है। ठीक है, जैसे इनको राजस्व हिस्सेदारी में 50% की छूट दे रहे हैं। तो क्यों छूट दे रहे हैं? कोयला, हम तो कोल का क्या कर रहे हैं, गैसिफिकेशन ही कर रहे हैं। इसको भी हम लोग कोयले का जो गैसिफिकेशन हो के जो ईंधन बनेगा उसको भी तो हम लोग ईंधन के रूप में ही उपयोग करेंगे, उससे भी तो कार्बन उत्सर्जन ही होगा। फिर इसको बढ़ावा क्यों दे रहे हैं, ये क्यों महत्वपूर्ण है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोयले का गैसिफिकेशन, कोयले का गैसिफिकेशन क्यों किया जाता है इसको देख लेते हैं, फिर उसकी प्रक्रिया देखेंगे। ठीक है, तो कोयले का जब गैसिफिकेशन किया जाता है, यानी कि कोल को जब गैसीय ईंधन के रूप में जब परिवर्तित कर दिया जाता है, यहाँ पर कोयले को हम लोग गैसीय ईंधन के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं, तो उससे क्या हो जाता है, कार्बन उत्सर्जन, यानी कि वो एक प्रकार से कार्बन उत्सर्जन तो करेगा लेकिन कम करेगा, ये ज्यादा इफिशियंट हो जाता है और अधिक जो है पर्यावरण फ्रेंडली, यानी कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो जाता है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। कोयले का जब गैसीकरण किया जाता है तो अधिक इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो जाता है, कम कार्बन का उत्सर्जन करता है सामान्य कोयले के तुलना में, इसलिए कोयले के गैसीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब कोयले का गैसीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, ये सिन गैस है, ये वर्ड गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, आप लोग ध्यान में रखिएगा, सिन गैस। ठीक है, सिन गैस बनता है। इस सिन गैस जब कोयले का गैसीकरण करते हैं तो सिन गैस बनता है। इसमें कोयले के गैसीकरण की प्रक्रिया में हम लोग क्या करते हैं, है ना, हम लोग पानी यानी कि H2O और ऑक्सीजन मिक्स करके, है ना, कोयले में भेजते हैं। ठीक है, कोयले का जो खदान है या खनन क्षेत्र है उसमें इसको मिक्स करके भेजते हैं और बहुत अधिक तापमान में उसको हीट किया जाता है, यानी कि गर्म किया जाता है, हीटिंग का कार्य किया जाता है। इसके कारण से क्या होता है, जो कोयला है ना, जो कोयला है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, गैस में परिवर्तित हो जाता है। और वो कौन कौन से गैस में परिवर्तित होता है इसको हम लोग देखेंगे। उन्हीं गैसों को क्या कहते हैं, सीन गैस कहते हैं। ठीक है, यहां पर लिखा है सीन गैस। तो सीन गैस क्या होता है ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। कोयले के गैसीकरण के बाद जो गैसें बनती हैं उनको सीन गैस कहते हैं। उसमें कौन कौन से गैसें हैं, एक है हाइड्रोजन, है ना, अब कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इनका मिश्रण होता है सीन गैस। ठीक है, और यही है कोयले का गैसीकरण। ठीक है, इसके लिए जो प्रक्रिया है मैंने बता दिया है। ये इसके दो टाइप्स हैं, इन सीटू और एक्स सीटू। इन सीटू यानी कि जैसे आप लोग नेशनल पार्क वाले पोर्शन में पढ़ते हैं, इन सीटू एक्स सीटू, है ना, संरक्षण के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए इन सीटू एक्स सीटू प्रोग्राम पढ़ते हैं ना, वैसे ही है। अगर किसी भी कोयले के गैसीकरण का जो कार्य है अगर कोयला खनन क्षेत्र में ही किया जा रहा हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इन सीटू कहेंगे। यानी कि कोयला गैसीकरण का प्रोग्राम अगर कोयला खनन करने वाले जो क्षेत्र हैं वहीं पर किया जा रहा है तो इन सीटू हो जाएगा। और अगर कोयले को बाहर निकाल के किसी स्थान पर लाकर कोयले का गैसीकरण किया जा रहा हो तो वो क्या कहलाएगा, एक्स सीटू कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वो उसी स्थान पर किया जा रहा है इन सीटू, और अगर बाहर निकाल के कोयले का गैसीकरण किया जा रहा है तो वो क्या बन जाएगा, एक्स सीटू। ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोयला गैसीकरण संयंत्र में एक चीज और ध्यान रखिएगा, कोयला गैसीकरण की प्रक्रिया में स्क्रबर स्लज नहीं पैदा होता है, किसी भी प्रकार का स्क्रबर स्लज, ये अपशिष्ट है एक प्रकार का, ठीक है, वो नहीं प्राप्त होता है
उसको ध्यान में रखिएगा, ये यूपीएससी इसका ऑप्शन बना के स्टेटमेंट में ऑप्शन बना के पूछ सकती है। ठीक है, बाकी इस्पात उद्योग और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी कोयले गैसीकरण, मतलब हम लोग इन दोनों सेक्टर में कोयले का उपयोग करते हैं। तो कोयला का जब गैसीकरण किया जाएगा तो ये दोनों सेक्टर भी अधिक क्या हो जाएंगे, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो जाएंगे, पर्यावरण अनुकूल हो जाएंगे, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ठीक है, एपीआई, ठीक है, इसके उत्पादन में ये क्या हो सकता है, लाभकारी हो सकता है। अब एपीआई क्या होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ये क्या है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और इसका सबसे बड़ा उत्पादक कौन है ये भी बताएंगे, और भारत एपीआई को किससे आयात करता है, किस कंट्री से, वो भी आप बताएंगे, कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, कोयला गैसीकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन लॉन्च किया गया है। ठीक है, यह अभियान आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आरंभ किया गया है। ठीक है, और इसमें 2030 तक के लिए लक्ष्य रखा गया है कि 100 मीट्रिक टन कोयले का गैसीकरण किया जाएगा, इसका लक्ष्य रखा गया है। इसी में कोयले के गैसीकरण को बढ़ावा देने के लिए और भी प्रयास किए गए हैं। उसमें नोडल अधिकारी, नोडल एजेंट, ठीक है, ये सभी कोयला कंपनियों में नोडल अधिकारी की नियुक्ति करने का भी प्रावधान किया गया है, जो ये निर्धारित करेंगे कि कम से कम 10% कोयले का गैसीकरण किया जा सके। ठीक है, कम से कम 10% कोयले का गैसीकरण को सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और एक है इसी से रिलेटेड योजना है शक्ति नीति, शक्ति नीति का प्रोग्राम है। ठीक है दोस्तों, क्या योजना है, शक्ति नीति का, है ना। इसमें क्या है, इसमें जो कोयले का गैसीकरण में जो खर्च होता है या उससे संबंधित जो रिसर्च है ना, उसको बढ़ावा देने के लिए, यानी कि व्यय को कम करने के लिए, ठीक है, क्या योजना है, शक्ति नीति की योजना। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान में रख लेंगे। शक्ति नीति की योजना किससे संबंधित है, कोयले के गैसीकरण में खर्च को कम करने के लिए और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए योजना है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। इसमें है दो चीजें हैं, पारिस्थितिकीवाद, एक है उथला और दूसरा है गहन। ठीक है, गहन पारिस्थितिकीवाद और उथला पारिस्थितिकीवाद। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उथला पारिस्थितिकीवाद, ये क्या है, सैलो एंड डीप। ठीक है, तो उथला को क्या कहते हैं, सैलो पारिस्थितिकीवाद। ठीक है, तो सैलो या उथला पारिस्थितिकीवाद में क्या होता है, इसमें ह्यूमन सेंट्रिक, यानी कि जब मानव को केंद्र में रखकर योजनाएं, इसके टॉप में कौन है, इस योजना के टॉप में किसको सेंटर में रखा गया है, मानव को। तो जब मानव को सेंटर में रखकर, केंद्र में रखकर कोई योजना आरंभ की जाती है या उससे संबंधित कोई परिस्थिति सिद्धांत है या नियम है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सैलो पारिस्थितिकीवाद कहेंगे। यहां पर मानव को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है पर्यावरण में, सबसे महत्वपूर्ण जो माना गया है वो कौन है, मानव है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सैलो पारिस्थितिकीवाद। और दूसरा है गहन पारिस्थितिकीवाद। गहन पारिस्थितिकीवाद किससे संबंधित है, ये भी पर्यावरण से संबंधित है, पर्यावरण में जो योजनाएं चलती हैं उससे संबंधित है। इसमें सेंटर किसको माना जाता है, इसमें पर्यावरण को केंद्र में रखा जाता है। इसमें योजना के केंद्र में, सेंटर में कौन होगा, पर्यावरण होगा। इसमें कौन था, सैलो में मानव था, इसमें सेंटर पे कौन होगा, पर्यावरण होगा। जब पर्यावरण को सेंटर में रखकर, केंद्र में रखकर किसी योजना को आरंभ किया जाता है या पर्यावरण को महत्वपूर्ण
माना जाता है किसी भी कार्य में, तो वो क्या कहलाएगा? डीप, है ना, गहन परिस्थितिवाद। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, है ना। तो इसमें और क्या है शैलो और गहन परिस्थितिवाद में? इसमें पर्यावरण और मानव के बीच समन्वय की बात करते हैं, ठीक है। और इसमें सेंटर में मानव होने के कारण से पर्यावरण को कम, यानी कि इससे मानव से नीचे का दर्जा या अन्य जीवों को नीचे का दर्जा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान में रखेंगे। इसकी चर्चा यानी कि गहन परिस्थितिवाद की चर्चा 1973 में नॉर्वेजियन के जो दार्शनिक है अर्नेस्ट ने की थी। ठीक है, इन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था या स्थापित किया था। इसको ध्यान में रख लेंगे, किसी यूपीएससी एग्जाम में इसको पूछा जा सकता है। ठीक है, और गहन और उथला परिस्थितिवाद को ध्यान में रखेंगे, महत्वपूर्ण है, यूपीएससी में इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है फर्स्ट मूवर्स कोलिशन। ठीक है, फर्स्ट मूवर्स कोलिशन। ठीक, तो फर्स्ट मूवर कोलिशन को देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूएसए, है ना, और WEF ने क्या किया है, ग्लासगो, है ना, जिसमें ग्लासगो में COP26 हुआ था, उसमें फर्स्ट मूवर्स कोलिशन की योजना बनाई थी। ठीक है, इसका भारत भी क्या है, इसका सदस्य है ना, इसमें शामिल हुआ है। इसमें क्या है, क्या प्रोग्राम है फर्स्ट मूवर कोलिशन? इसमें जो 7 सबसे प्रमुख इंडस्ट्रीज हैं जो क्या फैलाते हैं, कार्बन उत्सर्जन को बढ़ावा देते हैं, सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करते हैं, 7 प्रमुख इंडस्ट्री, उसमें कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए योजना बनाई गई है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट मूवर्स कोलिशन किससे संबंधित है? जो 7 सबसे बड़े उद्योग जो कार्बन उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करते हैं, उसमें कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए ये फर्स्ट मूवर कोलिशन है। ठीक है, ये उद्योग कौन कौन से हैं? ठीक है, तो एल्यूमिनियम उद्योग है, विमानन है, यानी कि जो जहाज वाले जो उद्योग है ना, एयरलाइंस, ये है, एल्यूमिनियम हो गए, एयरलाइंस हो गए। ठीक है, केमिकल इंडस्ट्री हो गई, शिपिंग हो गई, स्टील हो गया, है ना, और ट्रक। ठीक है, इसमें पर्यटन भी आ जाएगा, है ना। तो एल्यूमिनियम हो गया, विमानन हो गया, केमिकल हो गया, ठीक है, स्टील हो गए, शिपिंग हो गया और ट्रक, है ना। इन इंडस्ट्रीज में क्या करना है, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रोग्राम है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, यही कार्बन उत्सर्जन में 30% का योगदान करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट मूवर्स कोलिशन। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। विश्व आर्थिक मंच ने नेट जीरो इंडिया, इंडियन सीओ अलायंस, ठीक है, इसका आरंभ किया है। ठीक है, किसने? विश्व आर्थिक मंच, WEF ने इंडियन सीओ अलायंस इसको आरंभ किया है। ठीक है, क्या है, भारत ने 2070 तक 2070 तक जीरो कार्बन का लक्ष्य रखा है। आप लोगों को पता होगा जीरो कार्बन का लक्ष्य कब तक का रखा गया? 2070 तक। ठीक है, तो इसी के तहत WEF ने कुछ लोगों को, है ना, शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए क्या किया है, सीओस को लॉन्च किया है या अलायंस को शुभारंभ किया है। ठीक है दोस्तों, इसी में हम लोग क्या देखते हैं, भारत का जो पंचामृत लक्ष्य है, संकल्प है, 5 लक्ष्य, पंचामृत के 5 लक्ष्य, ठीक है, उसके लिए प्रयास है। ठीक है, भारत का पंचामृत लक्ष्य को देख लेते हैं। मैं आज के क्लास में भारत के पंचामृत लक्ष्यों को बता रहा हूं आप लोगों के लिए, लेकिन मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं। भारत का INDC
डीसी लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है। ठीक है, ये पेरिस समझौते ने भारत ने इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन ये लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य क्या है ये आप कमेंट करके बताएंगे या फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे, आज के क्लास में नहीं देखेंगे। आज हम लोग पंचामृत के बारे में पढ़ेंगे। आईएनडीसी हमारे नेक्स्ट क्लास में है, जुलाई मंथ के करंट अफेयर में। ठीक है दोस्तों, तो पंचामृत में क्या है इसको देख लेते हैं। पंचामृत क्या है, भारत ने कुछ लक्ष्य रखे हैं। ठीक है, इसमें नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य को क्या रखा गया है, 500 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, 2030 तक के लिए 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। और ये ऊर्जा कितना होना चाहिए, ये ऊर्जा उत्पादन कुल ऊर्जा उपयोग का है ना, जितनी हमारी ऊर्जा की आवश्यकता है उसका कम से कम 50% होना चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए। हमारी जो आवश्यकता है ऊर्जा का उसका 50%, और ये कम से कम ये कितना होना चाहिए, 500 गीगावाट, इसका लक्ष्य रखा गया है। और क्या किया गया है, और लक्ष्य है 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करना। ये कमी है ना, कमी करना। तो 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है पंचामृत के तहत। ठीक है, और क्या रखा है, कार्बन तीव्रता इंटेंसिटी, कार्बन तीव्रता, इसको क्या करने का लक्ष्य रखा गया, इसको कम करने का 45% तक इसमें कमी करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ठीक है, ठीक है दोस्तों। और क्या है, 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन, हमने बताया था कि 2070 तक भारत जो है कार्बन उत्सर्जन को शून्य, है ना, शून्य उत्सर्जन के स्तर पर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है 2070 तक। तो ये हो गया शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 का लक्ष्य रखा गया है। तो ये हो गए हमारे 5 लक्ष्य, 1 2 3 4 5। ठीक है, 500 गीगा, रिपीट कर दे रहा हूं मैं, 500 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी से उत्पादन का लक्ष्य, पहला लक्ष्य है ये। दूसरा है कुल आवश्यकता का 50% 2030 तक का जो है ऊर्जा आवश्यकता का, कुल ऊर्जा आवश्यकता का 50% किससे होना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से होनी चाहिए। ठीक है, और क्या है लक्ष्य, 1 अरब टन तक कार्बन जो है उत्सर्जन में कमी करने का लक्ष्य रखा गया है। कार्बन की इंटेंसिटी, कार्बन उत्सर्जन की इंटेंसिटी है ना, उसको जो 45% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। और 2070 तक कार्बन शून्य कार्बन उत्सर्जन की स्थिति को प्राप्त करने का लक्ष्य भी इसमें शामिल है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है पंचामृत। पंचामृत और आईएनडीसी दोनों के बीच का डिफरेंस को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बारे में हम लोग अपने अगली क्लास में चर्चा करेंगे, आज के क्लास में नहीं करेंगे, लेकिन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूं कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, है ना। ये छोटा सा टॉपिक है, इसको आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, फिर भी से मैं बता रहा हूं। राजस्थान जो है पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने सौर ऊर्जा उत्पादन में, सोलर एनर्जी के उत्पादन में 10 गीगावाट का लक्ष्य प्राप्त किया है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। राजस्थान फर्स्ट स्टेट है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, जन जैव विविधता रजिस्टर, ठीक है, पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ठीक है, अब ये क्या है उसको जानने से पहले ये पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर किसने जारी किया है इसको देख लेते हैं। तो ये कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में
कलकत्ता नगर पालिका ने फर्स्ट जन जैव विविधता रजिस्टर बनाया है। ठीक है, ये जन जैव विविधता रजिस्टर क्या होता है ये देख लेते हैं। पहला स्टेट कौन सा है? पश्चिम बंगाल। उसका कौन सा नगर पालिका है? उसका कोलकाता नगर पालिका। इसने फर्स्ट पीबीआर है ना को बनाया है। ठीक है, अब ये पीबीआर क्या है? ये जैव विविधता से संबंधित एक रजिस्टर है। ठीक है, जिसमें लोगों के साथ, ठीक है, किसी क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या या लोगों के साथ, है ना, उस क्षेत्र में रहने वाली जैव विविधता, जैव साधनों की व्यापक जानकारी होती है, उसका एक रजिस्टर होता है। किनका किनका? किसी क्षेत्र, कोई क्षेत्र है ना, उस क्षेत्र में रहने वाले लोग यानी कि पीपल्स के साथ कौन शामिल है? जैविक, जो जैव विविधता है ना, यानी कि अन्य जीव, उनका क्या है? उनका एक रजिस्टर बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी जैव साधन किसी क्षेत्र में उपलब्ध होते हैं उसको इसके साथ में शामिल किया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, है ना। और ये इससे रिलेटेड अधिकार किससे मिले हैं? कौन से एक्ट के तहत ये है ये अधिकार पीबीआर का? तो इससे रिलेटेड जो अधिकार मिले हैं वो है जैव विविधता अधिनियम 2002। ठीक है, जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत इस प्रकार के पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर बनाने के लिए प्रावधान किया गया है, यह अधिकार दिया गया है। सभी स्वशासन संस्थान, है ना, लोकल बॉडीज, ठीक है, इस प्रकार के रजिस्टर बना सकती है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, और इसी में बीएमसी जैव विविधता बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी इस प्रकार की चीजों को देखेगी। इसके प्रावधान किए गए हैं कौन से एक्ट के तहत है? 2002 के बायोडायवर्सिटी एक्ट, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम के तहत ये प्रावधान किए गए हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को भारत को 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। किसने? देखिए, अब इससे रिलेटेड मैं एक बेसिक को देख लेते हैं। सबसे पहला बेसिक क्या है इससे रिलेटेड? कि किसी भी स्थान को टाइगर रिजर्व हो या नेशनल पार्क हो या जो है हमारा उद्यान, है ना, इन सब चीजों को घोषित कौन करता है? सामान्यतः राज्य सरकार के पास ये शक्ति होती है। राज्य सरकार ही जो है किसी भी क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र, आरक्षित क्षेत्र घोषित करता है। ठीक है, केंद्र सरकार के पास भी पावर होता है, लेकिन वो सामान्यतः नहीं करती, राज्य सरकार ही करती, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो राजस्थान सरकार ने नेशनल राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के सलाह पर क्या किया है? इस क्षेत्र को बाघ संरक्षित, है ना, बाघ टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया है। ठीक है, किस एक्ट के तहत? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत ये सारे जो है घोषणाएं की जाती हैं या अधिसूचनाएं जारी की जाती हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब इससे रिलेटेड हम लोग थोड़ा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं या इसका लोकेशन देख लेते हैं। ठीक है, आप लोग राजस्थान को, है ना, मैप में इमेजिन करिए, है ना। राजस्थान में हम लोग ये समझ लीजिए कि राजस्थान में सबसे पहले है ना, ऊपर में सरिस्का, राजस्थान में सरिस्का बस टाइगर रिजर्व है ना। सरिस्का के बाद क्या है? सरिस्का के बाद है हमारा रणथंभौर। सरिस्का के बाद क्या है? रणथंभौर। ठीक है, ये हो गया सरिस्का, उसके बाद रणथंभौर। रणथंभौर के बाद क्या है? मुकुंदरा हिल्स। ठीक है, मुकुंदरा हिल्स। ठीक है दोस्तों,
और ये कहाँ है, ये रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स के बीच में स्थित है। ठीक है, ये दोनों के बीच का एक गलियारा है। ठीक है, गलियारा। ठीक है दोस्तों, तो ये सरिस्का हो गया, रणथंभौर हो गया, उसके नीचे मुकुंदरा हिल्स हो गया, मुकुंदरा हिल्स के और रणथंभौर के बीच में ये गलियारे के रूप में है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। और इसी से रिलेटेड एक चीज और ध्यान में रखिएगा, मुकुंदरा हिल के नीचे से होके कौन सी नदी बहती है, कौन सी नदी बहती है, चेनाब। ठीक है, तो चेनाब नदी जो बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है इस क्षेत्र की, और यही आगे जाके कहा मध्य प्रदेश में ये बहती है। ठीक है, तो मुकुंदरा हिल्स के नीचे से चेनाब नदी बहती है। ठीक है, अभी इसी से रिलेटेड क्या है, कुनो नेशनल पार्क के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, वो भी इसके पास में ही स्थित है, और कुनो नेशनल पार्क के पास से होके भी ये नदी बहती है, चेनाब नदी। ठीक है, तो ये हो गया सरिस्का, रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स के नीचे से कौन सी नदी बहती है, चेनाब नदी बहती है। ठीक है, ये उसका जियोग्राफिकल लोकेशन है ना, रणथंभौर टाइगर रिजर्व। ठीक, बफर जोन में स्थित है ये, बफर जोन ये सबको इसमें बताया गया है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा राजस्थान, है ना, और ये राजस्थान के क्षेत्र में सरिस्का, फिर रणथंभौर, रणथंभौर के बाद क्या बोलते हैं हमारा मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स और रणथंभौर के बीच में क्या आ जाएगा, हमारा रामगढ़ टाइगर रिजर्व आ जाएगा, और उसके नीचे से क्या बहता है, चेनाब। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चेनाब नहीं, चंबल नदी है, चंबल नदी है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, चंबल नदी है ना। ये जो मुकुंदरा हिल्स के नीचे से जो नदी बहती है वो कौन सी नदी है, चंबल है ना। तो आगे बढ़ते हैं, चीता के बारे में देखते हैं, है ना। चीता हम लोग लाए हैं, कहां से लाए हैं, नामीबिया से। 8 चीता अभी लाए गए हैं नामीबिया से, इसी से रिलेटेड करंट अफेयर है ये। ठीक है, हम लोगों ने अभी नामीबिया से चीता लाया है, और वो कहां पर हम लोग उसको लाए हैं, कुनो नेशनल पार्क। ठीक है, श्योपुर, मध्य प्रदेश के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट के कुनो पालपुर क्षेत्र में जो नेशनल पार्क है, कुनो नेशनल पार्क, उसमें चीतों को रखा गया है। ठीक है दोस्तों, और हमने समझौता किन से किया है, एक है नामीबिया और दूसरा है दक्षिण अफ्रीका से हमने समझौता किया है। अभी जो चीता लाया गया है वो कहां से लाया गया है, नामीबिया से लाया गया है। ठीक है दोस्तों, है ना। इसमें भारतीय वन्यजीव संस्थान, ठीक है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारतीय वन्यजीव संस्थान, ठीक है, पर्यावरण मंत्रालय के साथ मिलके ये प्रयास किया है, और भारतीय वन्यजीव संस्थान, है ना, WII ने पर्यावरण मंत्रालय का इसमें सहयोग किया है। ठीक है, कुनो नेशनल पार्क में चीता जो हैं, जितने भी चीता हैं उनको स्थापित करने के लिए, उनको पुनर्वास करने के लिए। ठीक है, अब जो कुनो नेशनल पार्क के बारे में जान लेते हैं। कुनो नेशनल पार्क एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित पार्क है, क्षेत्र है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में इसमें जो है पतझड़ वन, इस टाइप के वन, उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ठीक है, ये एकमात्र पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा स्थल है जहां पर 4 बड़ी बिल्ली की प्रजातियां रह सकती हैं। ठीक है, रह सकती हैं, रहती नहीं है दोस्तों, अभी रहती नहीं है। ठीक है, कौन सी 4 बड़ी बिल्ली प्रजातियों के बारे में बात किया जा रहा है, इसमें है शेर, ठीक है, बाघ, चीता और तेंदुआ। ठीक है, ये चारों बड़ी बिल्लियों की बड़ी प्रजातियां हैं, शेर, है ना, बाघ, चीता और तेंदुआ। इसमें बाघ, चीता और तेंदुआ तो इस क्षेत्र में पाया जाता है, लेकिन शेर नहीं पाया जाता है। शेर कहां, भारत में एशियाटिक शेर कहां पाया जाता है, गिर नेशनल पार्क में, है ना,
गिर नेशनल पार्क में एशियाटिक शेर पाया जाता है। और आप लोगों को इसी से रिलेटेड एक करंट अफेयर और भी है, क्योंकि जब चीता को कूनो नेशनल पार्क में लाया गया है तो और एक चीज महत्वपूर्ण हो जाता है एशियाटिक शेर के बारे में। ठीक है, एशियाटिक शेर कहाँ पाया जाता है? गिर नेशनल पार्क में, है ना। गिर नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, और ये क्रिटिकली इंजेंडर्ड प्रजाति है और ये सिर्फ गिर नेशनल पार्क में ही पाया जाता है। इन एशियाटिक शेर को स्थापित पुनर्वास करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। किसको? गुजरात सरकार को। ठीक है, लेकिन गुजरात सरकार उसको अभी तक नहीं मानी और इसको कहां पर स्थानांतरित किया जा रहा था? इसको भी कूनो नेशनल पार्क में ही स्थानांतरित किया जा रहा था। ठीक है दोस्तों, तो ये विडंबना ही समझिए कि हम लोग अफ्रीका से, विदेश से चीता ला सकते हैं, है ना, लेकिन अपने ही देश में एक राज्य से दूसरे राज्य में जो है किसी प्रजाति के संरक्षण के लिए प्रयास कर पाना कठिन है। ठीक है, अभी तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद गुजरात के गिर नेशनल पार्क से कूनो नेशनल पार्क में एशियाटिक शेर को स्थानांतरित नहीं किया गया, लेकिन हम अफ्रीका से सोचिए, वहां से चीता ला सकते हैं। तो इस चीज को समझिए, संघीय व्यवस्था में इन सब चीजों का पालन किया जाना चाहिए। संबंधों को अच्छा रखना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया कूनो नेशनल पार्क के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा चीता के बारे में। चीता के बारे में भी जानकारी रखना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो चीता क्या है? चीता विश्व में जितने भी जीव पाए जाते हैं उसमें से सबसे फास्टेस्ट जीव है, सबसे तेज धावक है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है? सबसे तेज धावक है। ठीक, और ये उष्णकटिबंधीय शुष्क वनों इन सब में पाए जाते हैं, मैदानों में भी पाए जाते हैं। अब ये देख लेते हैं कि भारत में चीता कब विलुप्त हुआ। ठीक है, भारत में चीता की विलुप्ति की घोषणा कब की गई? 1952 में की गई, लेकिन इसके अंतिम चीते की मृत्यु का जो रिकॉर्ड माना जाता है ना, वो 1947 में, ठीक है, छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में अंतिम 3 चीतों के शिकार का रिकॉर्ड है। ठीक है, और यह शिकार किसने किया था? ठीक है, ये शिकार किया था रामानुज प्रताप, वहां के राजा हैं, वहां के उस क्षेत्र के राजा थे, है ना, कोरिया डिस्ट्रिक्ट में। वहां के राजा रामानुज प्रताप के द्वारा अंतिम 3 चीतों के शिकार का रिकॉर्ड प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी पीएससी में पूछा जा सकता है। छत्तीसगढ़ पीएससी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, अन्य पीएससी में भी ये जो क्वेश्चन है कि अंतिम शिकार कहाँ किया गया, कौन से स्थान में किया गया, इसको पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। यूपीएससी में पूछने जाने की संभावना कम है, लेकिन इसमें भी एक स्टेटमेंट बना के पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग ये देख लेते हैं कि जो चीता है ना, उसकी स्थिति क्या है IUCN में, है ना। तो चीता 2 टाइप के अभी पाए जाते हैं, एक एशियाटिक यानी कि एशिया क्षेत्र में पाए जाने वाले चीता, और दूसरा है अफ्रीकी चीता। एशियाटिक यानी कि एशिया क्षेत्र में पाया जाने वाला जो चीता है, पहले बहुत सारे क्षेत्रों में पाया जाता था, जैसे इंडिया हो गया, इंडिया के जो भारतीय उपमहाद्वीप के बहुत सारे क्षेत्रों में पाया जाता था, लेकिन अब ये सिर्फ ईरान बस में बचा हुआ है। ठीक है, और इसकी स्थिति क्या है? क्रिटिकली इंजेंडर्ड स्थिति है, CR, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्थिति में। IUCN की रेड लिस्ट में कौन सी स्थिति में है ये? क्रिटिकली इंडेंजर्ड। लेकिन जो अफ्रीकी चीता, उसकी स्थिति क्या है? उसकी वल्नरेबल स्थिति है, VAR कंडीशन में है, ये वल्नरेबल है। ठीक है, इसलिए भारत ने अफ्रीकी चीता को लाया है, एशियाटिक चीता नहीं लाए हैं हमारे यहाँ। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा, हम लोग अफ्रीका से चीता लाए हैं, है ना, और अफ्रीका वाला जो चीता है उसकी स्थिति क्या है? वल्नरेबल है, जबकि एशियाटिक जो चीता है,
एशियाई जो चीता है उसकी स्थिति क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और यह सिर्फ कहां पाया जाता है, ईरान में पाया जाता है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, किसी न किसी पीएससी में या यूपीएससी में ये ऑप्शन में पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये इसे जल की आवश्यकता कम होती है, ये सबको आप लोग देख लीजिएगा, है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं डार्क स्काई पे। डार्क स्काई क्या होता है? डार्क स्काई, आप लोग अगर गांवों में रह रहे होंगे या जंगली क्षेत्रों में रह रहे होंगे तो आप लोग रात में जो आसमान होता है उसको देखिएगा। उसमें आपको आसमान कैसे दिखेगा, एकदम काला काला, है ना, या नीला आसमान दिखेगा, वही है डार्क स्काई, ठीक है। और इसके लिए डार्क स्काई वीक लॉन्च किया गया था, इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन द्वारा। इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन ने डार्क स्काई वीक लॉन्च किया था, ठीक है। अगर आप मेट्रो शहर में, दिल्ली या बड़े शहरों में अगर रह रहे होंगे तो उसमें आप लोगों को आसमान धुंधला सा दिखाई देता है, भूरा भूरा, ठीक है। वो डार्क स्काई को नहीं, वो जो है प्रदूषण को प्रदर्शित करता है। वहां पर होता है लाइट पॉल्यूशन, ठीक है। ये भूरा लाइट पॉल्यूशन, अगर आप लोग किसी बड़े मेट्रो शहर में रह रहे होंगे तो रात में आप लोग देखेंगे बहुत सारे लाइटें जले होने के कारण से प्रकाश प्रदूषण होता है, ठीक है, जिसके कारण से हम लोगों को जो रात में जो आसमान है वह काला नहीं दिखाई देता है। यही इसी के लिए डार्क स्काई के लिए एक कार्यक्रम इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन ने लॉन्च किया है। लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये प्रयास है, ठीक है। अब प्रकाश प्रदूषण को कम करने के लिए प्रयास है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा डार्क स्काई, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं जल जीवन मिशन, ठीक। जल जीवन मिशन के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, पिछले बार यूपीएससी ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। वो कौन सा क्वेश्चन है इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और अब क्या पूछ सकते हैं इसको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जल जीवन मिशन किन के लिए है, किन लोगों के लिए है, तो ग्रामीण परिवारों के लिए है। तो जल जीवन मिशन को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये सिर्फ ग्रामीण परिवारों के लिए है, ठीक है दोस्तों। तो ये ध्यान में रखिएगा। अभी जल जीवन मिशन को 100% लागू करने वाले राज्य कौन से हैं? जो राज्य हैं वो है गोवा, तेलंगाना और हरियाणा, ठीक है। राज्य में गोवा, तेलंगाना और हरियाणा है। और केंद्र शासित प्रदेशों में कौन से राज्य हैं, कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं? अंडमान निकोबार है, दादर नागर हवेली है, दमन दीव और पौंडीचेरी है, ठीक है दोस्तों। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये राज्य याद रख लीजिए। और दूसरा राज्य याद रख लीजिए कि जल जीवन मिशन सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, ग्रामीण परिवारों के लिए है, शहरी परिवारों के लिए नहीं है, शहरी क्षेत्र के लिए नहीं है। यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा यूपीएससी स्टेटमेंट बना के, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देख लेते हैं कि जल जीवन मिशन किस मंत्रालय का है, तो जल शक्ति मंत्रालय के तहत है, ठीक है। जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल जीवन मिशन है, ठीक है। और ये मिशन कब लॉन्च हुआ था? 2019 में, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है 2025 तक, है ना, देश में प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक नल के माध्यम से जल को पहुंचाना है। इसका उद्देश्य क्या है? देश में 2025 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार में नल के माध्यम से क्या पहुंचाना है? पानी को पहुंचाना है, जल को पहुंचाना है। और प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने लीटर पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है? 55 लीटर प्रति व्यक्ति, 55 लीटर पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित करने का लक्ष्य इसके माध्यम से रखा गया है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था पिछले बारी, है ना। ये क्वेश्चन, ये पाइप्ड वाटर सप्लाई टू आर रूरल हाउसिंग बाय 2024, ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब ये क्वेश्चन जो पूछा था वो ये है, पिछले बार के प्रीलिम्स में क्या पूछा था कि जो हम लोग अपशिष्ट जल, है ना, अपशिष्ट जल को भी उपयोग कर सकते हैं क्या? इसमें
अपशिष्ट जल को भी शामिल किया गया है क्या, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट करके, इसको रिसाइकल करके, है ना, इसका उपयोग रिसाइकल करके अपशिष्ट जल को हम लोग उपयोग कर सकते हैं क्या, इसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, है ना, और वेस्ट वाटर को रीयूज इन एग्रीकल्चर के लिए इसमें जल जीवन मिशन में इससे संबंधित भी व्यवस्था है। वेस्ट वाटर को भी एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए प्रोग्राम है, और ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए भी इसमें प्रोग्राम है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया जल जीवन मिशन। ठीक है, ये है भारत टैप। अगला हमारा टॉपिक है भारत टैप। अब भारत टैप क्या है इसको समझ लेते हैं। भारत टैप है क्या, इसमें मुख्यतः हम लोग बात करते हैं, जो आप लोग कभी भी, है ना, वॉशरूम जाते हैं तो उसमें जब फ्लश करते हैं तो बहुत सारा पानी उसमें बह जाता है। ठीक है, जितना का जरूरत नहीं है उससे ज्यादा पानी उसमें बह जाता है। उसी को रोकने के लिए, उसी पानी के अपव्यय को कम करने के लिए ये योजना है। इसमें जो भी फ्लश वगैरह का जो सिस्टम होता है उसमें कम पानी उपयोग के को सुनिश्चित करने के लिए भारत टैप, यानी कि टैप करना, उसमें पानी के उपयोग को कम करने के लिए प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और ये किस योजना के तहत है, तो स्वच्छ भारत मिशन और अमृत, है ना, शहरी जो अटल मिशन जो है, अमृत योजना जिसको कहते हैं, और स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये प्रावधान को या इस योजना को लॉन्च किया गया भारत टैप। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। भारत टैप, है ना, सैनिटरी वेयर्स जो होते हैं उसमें जल के उपयोग को कम करने के लिए इसमें प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं हम लोग आगे। अपरंपरागत जल। अपरंपरागत जल क्या है? ठीक है, तो अपरंपरागत जल का मतलब क्या है, जैसे खारा जल हो गया, लवणी जल हो गया, है ना, इन सब जो, या अपशिष्ट जल हो गया, है ना, कृषि के सिंचाई के पश्चात जो जल बहता है वो वाला जल हो गया, है ना, इन सभी चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, अपरंपरागत जल कहते हैं। ठीक है, अब अपरंपरागत जल से संबंधित क्या हुआ है, एक पुस्तक जारी किया गया है और इन जल के उपयोग के लिए बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो आप लोग ये जो है पुस्तक किसने लॉन्च किया है या किसने संकलित किया है, तो उसको देख लीजिए, है ना। आप लोग एक चीज ध्यान में रखिएगा इससे रिलेटेड, कि ये पूर्ण, इसमें जो भी चीजें हैं वो यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटीज, है ना, UNU से संबंधित संस्थाएं हैं, या फिर FAO है। ठीक है, FAO क्या है, FAO क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इनके द्वारा ये परंपरागत जल संसाधन से संबंधित पुस्तक बुक जारी किया गया है। ठीक है, अब परंपरागत जल क्या होता है हमने देख लिया। अब परंपरागत जल होता है लवण युक्त या खारा जल या कृषि अपशिष्ट के पश्चात बचे हुए जल, है ना, ये सभी जल अपरंपरागत होते हैं, यानी कि ऐसा जल जिसकी गुणवत्ता निम्न हो या कम गुणवत्ता के जल को अपरंपरागत जल कहते हैं। इन सभी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इसमें ये बुक जारी किया गया है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है नैनो यूरिया। ठीक है दोस्तों, नैनो यूरिया, ये नैनो यूरिया क्या है ना, नैनो यूरिया एक रासायनिक उर्वरक है। ठीक है दोस्तों, ये कोई बायो उर्वरक नहीं है ना, बायोफ्यूल या बायो उर्वरक, जैविक उर्वरक नहीं है, ध्यान में रखिएगा। जैविक उर्वरक करके नैनो यूरिया क्या है ऐसे करके पूछ देगा, उसमें जैविक उर्वरक है लिख देगा। ठीक है, तो ये जैविक उर्वरक नहीं है ना, ये क्या है, एक रासायनिक उर्वरक है। ठीक है, और इससे संबंधित पहला जो विश्व का पहला संयंत्र या इंडस्ट्री कहां स्थापित किया गया, प्रधानमंत्री जी द्वारा कलोल गुजरात में स्थापित किया गया।
ठीक है, कलोल गुजरात में इससे संबंधित पहला इंडस्ट्री स्थापित किया गया है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं रासायनिक नाइट्रोजन उर्वरक यानी कि नैनो। नैनो का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? नैनो का मतलब क्या है बताइए, साइंस टेक का क्वेश्चन है ना। नैनो का मतलब है 10 की घात -9, 10 टू पावर -9, है ना। ये क्या होता है? नैनो का स्थिति यानी कि अत्यंत ही सूक्ष्म कण, ठीक है, उस स्तर के कण पर यूरिया बनाया गया है। ठीक है, लिक्विड यूरिया, ताकि क्या हो सके, यूरिया का अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित किया जा सके, है ना। उर्वरक के रूप में यूरिया के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए हमने क्या बनाया है? नैनो यूरिया बनाया है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा नैनो यूरिया। ठीक है, ये नैनो यूरिया मीटर के अरबीय, नैनो का मतलब है मीटर के अरबीय हिस्से। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, नैनो यूरिया से संबंधित चीज को देख लेते हैं। नैनो यूरिया से क्या हमको प्रॉफिट होगा? तो यह नैनो यूरिया के उपयोग से हमारा क्या हो जाएगा? उर्वरक का जो अपशिष्ट होता है, उर्वरक जो है कृषि में उर्वरकों के कारण से जो अपशिष्ट उत्पन्न होता है, जो कि जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण का काम करती है, उसमें कमी आएगी। ठीक है, उर्वरकों के कारण से जो जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण होता है उसमें कमी आएगी। ठीक है दोस्तों, पहला चीज, उर्वरक की इफिशियंसी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? ये उर्वरक सीधे जो पौधों की पत्तियों में छिड़के जाते हैं, जिसके बाद उसका अवशोषण पौधों की पत्तियों द्वारा कर लिया जाता है और उसका उपयोग फिर पौधे अच्छे से कर पाते हैं। यानी इस जब नैनो यूरिया का उपयोग किया जाएगा तो उससे पौधों के इफिशियंसी यानी कि उर्वरकों के उपयोग की इफिशियंसी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। हम लोग अभी क्या है, उर्वरकों को जब छिड़कते हैं, यूरिया का जब छिड़काव किया जाता है तो उसकी इफिशियंसी कम होती है। ठीक है दोस्तों, 20 से 25% होती है। नैनो यूरिया का अगर हम लोग उपयोग करेंगे तो उसकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी? बहुत अधिक बढ़ जाएगी, लगभग 90% तक बढ़ जाएगी। इससे यूरिया के आयात में भी कमी आएगी। ठीक है, और ये चीज को ध्यान में रखिएगा, सीधे पत्तियों पर छिड़का जाता है, सीधे पत्तियों पर छिड़का जाता है। ठीक है, जिससे उसके उपयोग की क्षमता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, और रंध्रों द्वारा उसका क्या स्टोमेटा द्वारा उसको क्या कर लिया जाता है? अवशोषित कर लिया जाता है, जिसके कारण से इसकी इफिशियंसी, पौधों में यूरिया के उपयोग की इफिशियंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, जिससे यूरिया का उपयोग में कमी आएगी। ठीक है दोस्तों, है ना। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। ये है सियोल में हमारा हुआ है विश्व वानिकी कांग्रेस। ठीक है, सियोल में विश्व वानिकी कांग्रेस हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये 6 साल में एक बार होने वाला होता है। ये विश्व वानिकी कांग्रेस कैसे होता है? 6 साल में एक बार होता है। ये कहां हुआ है? सियोल में। ठीक है, सियोल कहां है? सियोल है दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया में है। और ये कांग्रेस कौन से नंबर का कांग्रेस है? 15वें नंबर का कांग्रेस है। 15वें नंबर का सियोल में जो कांग्रेस हुआ है, विश्व वानिकी कांग्रेस या सम्मेलन, वो 15वें नंबर का सम्मेलन है। ये 6 साल में एक बार होता है। और सबसे पहले ये कहां हुआ था? वो हुआ था इटली में। ठीक है, इटली में हुआ था। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, इटली में हुआ था, है ना। आगे बढ़ते हैं। विश्व वानिकी कांग्रेस में क्या है? ये विश्व वानिकी कांग्रेस 1926 में पहली बार आयोजित किया गया था। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। विश्व वानिकी कांग्रेस में सियोल घोषणा में क्या हुआ है उसको सुन लेते हैं। सियोल घोषणा में क्या हुआ है? सियोल घोषणा में जो फॉरेस्ट जो डिग्रेडेट हो गए हैं, है ना, जो विश्व में जो फॉरेस्ट यानी कि वन भूमि में जो डिग्रेडेशन हुआ है, निम्नीकरण हुआ है, उसको रिस्टोर करने के लिए घोषणा की गई है। वो घोषणा क्या है? सियोल घोषणा है। ठीक है, सियोल में क्या घोषणा किया गया है? फॉरेस्ट का जो डिग्रेडेशन हुआ है ना,
फॉरेस्ट लैंड का जो डिग्रेडेशन हुआ है, निम्नीकरण हुआ है, उसको रिस्टोर करने के लिए, रिवाइव करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ठीक है दोस्तों। अब विश्व वानिकी कांग्रेस के बारे में जान लेते हैं। और तो विश्व वानिकी कांग्रेस क्या है? कोई इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ठीक है, अर्थात इसमें कोई भी किसी भी राष्ट्र का प्रतिनिधि शामिल नहीं होता है, सरकारी प्रतिनिधि शामिल नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें प्राइवेट प्रतिनिधि शामिल होते हैं, सरकारी प्रतिनिधि भेजने की आवश्यकता नहीं है, या सरकारी व्यवस्था संस्थान नहीं है, सरकारी समझौता नहीं है, इसलिए इसमें सरकारी प्रतिनिधियों की उपस्थिति नहीं होती है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, है ना, पूछ सकता है स्टेटमेंट में। ठीक है, अब विश्व वानिकी जो सियोल हुआ है उसी में विश्व वन स्थिति रिपोर्ट भी जारी किया गया है। किसने जारी किया है? FAO ने। ये FAO है ना, FAO सोफो। ठीक है, किसने जारी किया है? FAO ने विश्व वन स्थिति रिपोर्ट जारी किया है। ठीक है, इस रिपोर्ट में क्या है इसको देख लेते हैं। ठीक है, इस रिपोर्ट में हम लोगों को क्या पता चलता है? तो इस रिपोर्ट में हमको ये जानकारी मिलती है कि विश्व के टॉप 5 वन रखने वाले यानी कि फॉरेस्ट लैंड वाले कंट्रीज कौन हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा रसिया फर्स्ट कंट्री है, रसिया, है ना, जहां 20% फॉरेस्ट लैंड है। दूसरा कौन सा है? ब्राजील। ठीक है, दूसरा ब्राजील है, तीसरा है कनाडा, चौथा है USA और पांचवा है चाइना। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट रसिया, दूसरा ब्राजील, तीसरा कनाडा, चौथा USA और पांचवा चाइना, टॉप 5 कंट्रीज जहां फॉरेस्ट लैंड है। और इसमें हम लोगों को क्या पता चलता है? विश्व का 31%, 31% भाग क्या है? वन है। विश्व के कुल लैंड का 31% लैंड क्या है? वन है, फॉरेस्ट है। और हमको क्या पता चलता है? जो विश्व में जो पूरा विश्व का जो मैप है ना, उसमें सर्वाधिक वन कौन से रीजन में पाए जाते हैं? रीजन कौन से क्षेत्र में? देश वेश की बात नहीं कर रहा हूं, क्षेत्र की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, ये वाले रीजन में सर्वाधिक वन इस वाले रीजन में पाए जाते हैं, 45%। ठीक है, सर्वाधिक वन 45% इस वाले रीजन में पाए जाते हैं। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अब हम लोग अगले टॉपिक में चलते हैं। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा टॉपिक है NGT। ठीक है, NGT के कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक होने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है, इसलिए NGT हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, NGT के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में क्या जानते हैं? ये 2010 में स्थापित किया गया था, इसको 2010 में बनाया गया था, आप लोगों को ये पता होगा। ठीक है, और 2010 में स्थापित किया गया था। और क्यों किया गया? जो पर्यावरण से संबंधित अगर कोई भी पर्यावरण से संबंधित अगर कोई भी विवाद या कोई भी याचिका दायर की जाती है तो उसका निपटान कहाँ किया जाएगा? उससे संबंधित याचिका कहाँ दायर की जाएगी? NGT में दायर की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया NGT। ठीक है, अब NGT का जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो अधिकरण है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, 2010 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, पर्यावरण के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया था। ठीक है, और ये इसमें एक महत्वपूर्ण चीज और क्या है कि 1908 में, ठीक है, 1908 का जो संहिता है ना, या RPC सिविल प्रक्रिया संहिता, यानी कि जुडिशरी में क्रियाओं को या न्याय निर्णय करने के लिए जो प्रक्रिया होती है ना, उसका पालन इसमें नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसका पालन इसमें नहीं किया जाएगा। और यह अपना निर्णय कितने दिनों में देगी? 6 माह में अपना निर्णय
6 माह के अंदर अपना निर्णय देने के लिए अनिवार्य किया गया है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज और है, ये ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बाद, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद भारत तीसरा ऐसा देश है जिसने एक पर्यावरण से संबंधित विशेष, है ना, अधिकरण को स्थापित किया है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बाद भारत तीसरा ऐसा देश है जिसने पर्यावरण से संबंधित विशेष अधिकरण का निर्माण किया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसकी संरचना को भी देख लेते हैं, एनजीटी की संरचना। तो एनजीटी की संरचना में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। ठीक है दोस्तों, एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और न्यूनतम 10 से 20, ठीक है, न्यायिक अथवा विशेषज्ञ हो सकते हैं, सदस्य होते हैं 10 से 20। ठीक है, एक पूर्णकालिक अध्यक्ष तथा न्यूनतम 10 तथा अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं, जो कि न्यायिक भी हो सकते हैं अथवा विशेषज्ञ भी हो सकते हैं, पर्यावरण के विशेषज्ञ। ठीक है, न्यायिक विशेषज्ञ हो सकते हैं या पर्यावरण के विशेषज्ञ हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके अध्यक्ष के बारे में देख लेते हैं। इस जो संस्था है उसका अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त अथवा वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हो सकता है। उच्च न्यायालय का, किसी उच्च न्यायालय, किसी भी भारत के किसी भी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हो सकता है। वर्तमान मुख्य न्यायाधीशों को भी इसमें रख सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और दूसरा चीज क्या है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के, मुख्य न्यायाधीश होने के अलावा वो क्या हो सकता है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो सकता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके जो इसके चयन, ठीक है, जो एनजीटी है उसके सदस्यों का चयन के लिए एक चयन समिति बनाई जाती है जो कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की, ठीक है, न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित की जाती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित की जाती है। ठीक है, और इसके जो सदस्य हैं वो क्या हो सकते हैं, इसके सदस्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकते हैं, या फिर ये किसी क्षेत्र में या पर्यावरण के क्षेत्र के विशेषज्ञ हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले विशेषज्ञ हो सकते हैं, या फिर पर्यावरण में के क्षेत्र में कार्य करने वाले नौकरशाह हो सकते हैं जो कि केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार में सेवारत रहे हों। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा एनजीटी। ठीक है, इससे संबंधित जो भी प्रावधान है उसको आप लोग देख लीजिएगा। जैसे सचिव के पद में कार्यरत रहे हों, 5 साल का उनको अनुभव रहा हो, इन सब चीजों के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इससे रिलेटेड एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि एनजीटी में सभी चीजों को शामिल किया गया है, लेकिन उसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है, और अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित फॉरेस्ट राइट एक्ट है, FRA, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, इन दोनों को शामिल नहीं किया गया है, इन दोनों को इससे बाहर रखा गया है। इससे संबंधित क्वेश्चन आपको यूपीएससी के क्वेश्चन में पेपर में मिल सकते हैं, इसको पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा मई मंथ का करंट अफेयर इन्वायरमेंट का आज यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग जून मंथ का करंट अफेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए आप सभी इसको तैयार रखिए और इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी ध्यान में रखिएगा। एनजीटी से संबंधित एक क्वेश्चन मैं और आप लोगों को दे रहा हूं कि आप लोग एनजीटी के लिए जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में इसके कार्यालय बनाए गए हैं उसको आप लोग कमेंट करिएगा दोस्तों। ठीक है, तो एनजीटी से संबंधित जो कार्यालय है 5 प्रमुख जो है शहरों में स्थापित किया गया है, उसको आप लोग कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।